यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। अंत में आरव ने एक छोटी सी चाल चली थी। उसे नांजिन को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, भले ही वह अपने सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते तलवार क्षेत्र का उपयोग क्यों न कर ले। बेशक अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता तो उसे यकीन था कि वह अपराजित रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यदि वे अपने बीच विजेता का फैसला करना चाहते थे तो उन्हें वास्तव में जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़नी पड़ती। दक्षिणी क्षेत्र के संस्थापक पूर्वज के साथ किए गए समझौते के अलावा आरव ने दिव्या के कारण गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में भाग लिया था। जहां तक गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान की प्रतिष्ठा की बात थी, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि यह उसे कोई लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं था। आरव की राय में भौतिक लाभ ही सबसे वास्तविक थे। उसके ऐसे विचारों का कारण संभवतः यह था कि उसने अपना पूरा यौवन बहुत गरीबी में बिताया था। नांजिन गुप्त ड्रैगन मंच पर आरव को टकटकी लगाकर देख रही थी, जबकि उसकी आंखों का सदमा धीरे धीरे उत्साह में बदल गया। उसकी पैनी निगाहों ने आरव की खोपड़ी को सुन्न कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नांजिन की नजर वास्तव में बहुत आक्रामक थी, जैसे किसी शिकारी ने अपनी सबसे कीमती वस्तु देख ली हो। जब आरव ने इसके बारे में सोचा तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि गूढ़ महाद्वीप की युवा पीढ़ी में कोई मुझसे पहले क्षेत्र को समझ लेगा, नांजिन ने आरव की ओर देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत से ही तुम्हें कम आंक रही हूँ। तुम शर्त जीत गए हो। हालांकि मैं अभी भी तुमसे लड़ना चाहती हूँ। 10,000 साल पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने दुनिया पर राज करने के लिए तलवार क्षेत्र पर भरोसा किया था। अब एक और व्यक्ति जिसने तलवार क्षेत्र को समझ लिया है वह प्रकट हुआ है। स्वर्ग वास्तव में मुझ पर दयालु है। आरव ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया और फिर कहा, तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो क्या हम अपने बीच की लड़ाई को टाल सकते हैं? इस समय वह केवल दिव्या को पुनर्जीवित करना चाहता था, अपनी ताकत में सुधार करना चाहता था और फिर दक्षिणी क्षेत्र में लौटना चाहता था। इस बार वह अपनी मां को किसी भी कीमत पर पुष्प महल में और अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दे सकता था, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि उसके पास जीवित रहने के लिए बहुत कम समय बचा था। नांजिन की आंखों में हिचकिचाहट की एक झलक कौन थी। वह वास्तव में अभी आरव से जी भरकर लड़ना चाहती थी। हालांकि आरव का स्पष्ट रूप से अभी लड़ने का कोई इरादा नहीं था, तो ऐसी परिस्थितियों में जीत का क्या मतलब होता। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, ठीक है। यह सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह नांजिन से डरा नहीं था, लेकिन वह वास्तव में अभी नांजिन के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। बेशक अगर वह सहमत नहीं होती तो वह केवल अपनी जान की बाजी लगाकर ही लड़ सकता था। सच तो यह है कि मुझे भी अभी तुम्हें हराने का भरोसा नहीं है। इसी बीच नांजिन ने अचानक कहा, तुमने तलवार क्षेत्र को समझ लिया है और तुम्हारे पास जो प्रबुद्ध तलवार हृदय है उसके साथ तुम अपने तलवार क्षेत्र के भीतर अजेय होगे। भले ही ऐसा हो, फिर भी मैं अभी तुमसे लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ कि तलवार क्षेत्र वास्तव में कितना दुर्जय है। हमें भविष्य में हमेशा मौका मिलेगा, है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। नांजिन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, हमारे सामने लंबा समय है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नांजिन मुड़ी और परिणाम के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के लिए मैदान से बाहर चली गई। नांजिन ने ऐसे ही हार मान ली। इसका क्या मतलब है? सभी दर्शक हैरान थे।
मंच पर प्रकाश का नया मरम्मत किया गया अवरोध ध्वनि को अलग कर सकता था और इस तथ्य के साथ कि आरव ने तलवार क्षेत्र का उपयोग करते समय उसे जानबूझकर प्रतिबंधित किया था। मंच के बाहर के दर्शकों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आरव और नांजिन के बीच वास्तव में क्या हुआ था। जहां तक खुद आरव और नांजिन की बात थी, वे स्वाभाविक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे। बेशक 2 अन्य लोग भी थे जो सब कुछ जानते थे, और वे थे निशांत और धर्मेश। जब आरव ने तलवार क्षेत्र का उपयोग किया तो वे दोनों पूरी तरह से दंग रह गए। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? तलवार क्षेत्र। लगभग 20 साल की उम्र के एक युवक ने वास्तव में तलवार क्षेत्र को समझ लिया है। तलवार क्षेत्र। यहाँ तक कि 1000 साल से अधिक समय तक जीवित रहने वाले तलवार साधक भी तलवार क्षेत्र को समझने में सक्षम नहीं हुए हैं। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने भी 30 वर्ष से अधिक की आयु में तलवार क्षेत्र को समझा था, है ना? इस साथ ही आरव की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से भी अधिक भयानक है। उनके दिलों की गहराई से अचानक पछतावे की एक लहर उठी। तलवार इंटेंट, प्रबुद्ध तलवार हृदय, और यहाँ तक कि तलवार क्षेत्र। इसके अलावा वह केवल 20 वर्ष का था। उन्होंने वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली को सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसके पास पर्याप्त जीवनकाल नहीं था। भले ही उनके संप्रदायों को अपने सभी संसाधनों को खर्च करना पड़े, फिर भी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए कोई झिझक नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति परिपक्व हो जाता तो ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति न केवल अनगिनत वर्षों तक एक संप्रदाय की रक्षा करने में सक्षम होता, बल्कि वह एक संप्रदाय को गौरव की ओर भी ले जा सकता था। दुर्भाग्य से उन्होंने वास्तव में उसके सामने अपने संप्रदायों के दरवाजे बंद कर दिए थे। विशेष रूप से धर्मेश। उसका चेहरा अभी वास्तव में शर्म से जल रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि आरव जैसे 1000 प्रतिभाशाली व्यक्ति नांजिन के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। फिर भी अब नांजिन ने हार स्वीकार कर ली थी। यह सीधे तौर पर चेहरे पर एक तमाचे जैसा था। निशांत ने हल्की आह भरी और फिर मैदान पर प्रकट हुआ। उसने एक जटिल भाव के साथ आरव पर नजर डाली और फिर मंच के नीचे अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, क्या कोई और चुनौती देने का इरादा रखता है? किसी ने निशांत को जवाब नहीं दिया। उसे चुनौती दें? क्या मजाक है? क्या आपने नहीं देखा कि मिहिर कैसे मरा और नांजे ने हार मान ली? क्या उसे चुनौती देना मौत को दावत देने के बराबर नहीं है? जब उसने उन्हें चुप देखा तो निशांत ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में पहला स्थान आरव का है। यह सुनते ही दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधक खुशी से झूम उठे। कितना समय हो गया है? दक्षिणी क्षेत्र का एक साधक जिसने गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आखिरकार फिर से प्रकट हुआ है। वे न केवल इसलिए खुश थे क्योंकि वे आरव के साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए, बल्कि इसलिए भी कि वे आखिरकार अपना सिर ऊंचा करके चल सकते थे। 10,000 साल बाद दक्षिणी क्षेत्र के एक साधक ने फिर से गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। यह दक्षिणी क्षेत्र के सभी साधकों के लिए सम्मान की बात थी। निशांत ने अपना हाथ हिलाया और फिर सबके सामने का दृश्य बदल गया। एक पल के लिए उनकी चेतना धुंधली हो गई और फिर वे गुप्त ड्रैगन स्तंभ के बाहर थे। दूसरी ओर गुप्त ड्रैगन स्तंभ पहले से ही एक बार फिर भूमिगत हो गया था। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास का जायजा लिया। उसने देखा कि गुप्त ड्रैगन स्तंभ में प्रवेश करने वाले सभी साधक आसपास खड़े थे,
लेकिन स्तंभ में प्रवेश करने वालों की तुलना में वे बहुत कम थे। इसके अलावा उनके सामने अकल्पनीय रूप से गहरी आभा वाले 10 से अधिक साधक खड़े थे। उनमें पुरुष और महिला दोनों थे और केवल उनकी बाहरी उपस्थिति से उनकी उम्र का पता लगाना असंभव था। हालांकि आरव थोड़ा आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने उनके बीच बीरा को देखा। उसने आरव की नजर को देखा और उसे देखकर थोड़ा सिर हिलाया। इसके अलावा उसकी आंखों और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को छू लेने वाली थी। इन लोगों की नजरें आरव और अन्य लोगों से गुजरीं और अंत में नाजिन पर ठहर गईं। बीरा की नजर भी नाजिन पर टिक गई थी, लेकिन दूसरों द्वारा दिखाए गए उत्साहित भावों के विपरीत उसकी नजर केवल गंभीर और ठंडी थी। युद्धदेव, तुम गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में पहली हो, है ना? इसी बीच एक बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम इतनी कम उम्र में इतने सारे इंटेंट को समझने में सक्षम थी और तुमने उन्हें 8वें स्तर या उससे ऊपर तक सुधार भी लिया है। छोटी बच्ची, तुम सच में बुरी नहीं हो। सही, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं यशोधर हूँ, एक राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ। मेरा अभी तक कोई शिष्य नहीं है, तो तुम मेरी बनने के बारे में क्या सोचती हो? आपकी शिष्या बनूं? इसी बीच यशोधर के पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यशोधर, क्या तुम्हारे पास उसका गुरु बनने की योग्यता भी है? उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और बंदोबस्त के साथ उसे तुमसे आगे निकलने में अधिक से अधिक 200 साल लगेंगे। उस समय तुम्हारा छोटा सा 7वीं रैंक का संप्रदाय उसे कैसे पालेगा? क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी तरह पूरे दिन साधना संसाधन इकट्ठा करने में व्यस्त रहे? भाई विनय सही कह रहे हैं, एक अन्य बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। केवल एक 9th रैंक संप्रदाय ही उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और बंदोबस्त प्रदान कर सकता है। 8वीं रैंक और उससे नीचे के संप्रदाय उसे संभालने में बिल्कुल असमर्थ हैं। भाई ली, मुझे पता है कि आप अपने संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए एक असाधारण रूप से राक्षसी प्रतिभा की तलाश करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका संप्रदाय उसके लिए संसाधन प्रदान कर सकता है? आप मेरी ही तरह हैं, इसलिए अधिक यथार्थवादी होना सबसे अच्छा है। यशोधर कड़वाहट से हंसा, लेकिन उसने फिर भी हार मानने का इरादा नहीं किया और बोलने ही वाला था। हालांकि नाजिन ने अचानक कहा, वरिष्ठों, आपको अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक संप्रदाय और एक गुरु है। इसके अलावा मैं पहले स्थान पर नहीं हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नाजिन आरव को देखने के लिए मुड़ी और कहा, मुझ पर तुम्हारे 3 अनुरोध बकाया हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे खोजने के लिए आन वंश में आना। बोलने के बाद नाजिन यहाँ और नहीं रुकी और वह मुड़कर चली गई। उसके आसपास के बाकी लोग दंग रह गए। युद्धदेव पहले स्थान पर नहीं है। उन सभी ने अपनी नजरें निशांत की ओर घुमाईं, जिसके चेहरे पर थोड़ा कड़वा भाव था। बाद वाले ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपनी नजर आरव पर टिका दी। उन सभी ने निशांत की नजर का पीछा किया और आरव को भी देखा। बीरा के अलावा जिसकी नजर उत्साह से भरी थी, अन्य लोगों की नजरें आश्चर्य से भरी थीं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यशोधर ने चकित स्वर में पूछा, निशांत, क्या तुम सुनिश्चित हो? निशांत ने कहा, वह वास्तव में पहले स्थान पर है क्योंकि नाजिन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जहां तक इसके कारण की बात है, मैं भी उससे अनजान हूं। बहरहाल वह गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में नंबर 1 है। ओह, एक बात जो बताने लायक है वह यह कि वह वर्तमान तलवार सम्राट है क्योंकि उसने प्राचीन म्यान की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। निशांत स्वाभाविक रूप से उन्हें यह नहीं बताएगा कि आरव ने तलवार क्षेत्र को समझ लिया है। वह नहीं चाहता था कि आरव को इन संप्रदायों द्वारा अपना लिया जाए,
क्योंकि चूंकि वह आरव जैसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सका था, तो ऐसे जीनियस का मर जाना ही बेहतर था। तलवार सम्राट। निशांत की बात सुनकर उनकी आंखों में एक बार फिर इच्छा की चमक कौंधी, लेकिन अगले ही पल वह चमक फीकी पड़ गई। जाहिर है उन्होंने गौर किया था कि आरव की उम्र पर्याप्त नहीं थी। देखते ही देखते वे सभी हिचकिचाने लगे और द्वंद्व महसूस करने लगे। चूंकि उनके सामने खड़ा यह युवक तलवार सम्राट बन सकता था और नाजिन जैसी योद्धा को हार मानने पर मजबूर कर सकता था, तो उसकी शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। लेकिन उसके जीवन के केवल कुछ ही साल बचे थे। इसलिए यदि वे उसे अपने दल में भर्ती करते हैं तो उनके संप्रदायों को संभवतः बहुत लंबे समय तक आयु बढ़ाने वाले रत्नों की तलाश करनी होगी। यहाँ तक कि एक 9th रैंक संप्रदाय भी इतनी भारी कीमत सहन नहीं कर सकता था। यही वास्तविक कारण था कि निशांत और धर्मेश ने शुरुआत में आरव को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। हालांकि भले ही वे आरव को बचा नहीं सकते थे, फिर भी आरव गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में पहले स्थान पर था, इसलिए उसे बाद में अथाह मात्रा में कर्मफल का भाग्य प्राप्त होने वाला था। यह भाग्य कुछ ऐसा था जिसे वे छोड़ना नहीं चाहते थे। जल्द ही एक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान उभरी और उसने आरव से मधुर स्वर में बात की। तलवार सम्राट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम इतनी कम उम्र में तलवार सम्राट बनने में सक्षम हुए। युवा भाई, तुम्हारा भविष्य असीमित है। हालांकि तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि साधना संसाधनों की सहायता के बिना अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा बेकार है। मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। मैं केंद्रीय क्षेत्र के 8वीं रैंक संप्रदाय रक्तवर्ण संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूं। मैं अपने संप्रदाय की ओर से तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए ईमानदारी से आमंत्रित करता हूं। जुड़ते ही तुम्हें तुरंत एक एलीट शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में युवा भाई का क्या सोचना है। आरव मन ही मन ठंडे स्वर में हंसा। क्या इसे लगता है कि मैं मूर्ख हूं? इसे मेरा कर्मफल चाहिए, लेकिन बदले में कोई भौतिक लाभ देने से इनकार कर रहा है। एलीट शिष्य? वह तो बस एक नाम की पदवी है। मुझे ऐसी चीजों की परवाह क्यों होगी? इस बीच यशोधर की आंखों में द्वंद्व और हिचकिचाहट की एक लहर कौंधी और फिर उसकी कलाई थोड़ी हिली। उसके हाथ में एक पारभासी छोटी जड़ी बूटी दिखाई दी और उसने कहा, बच्चे, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा और कोई चाल नहीं चलूंगा। तुम्हें अपनी उम्र की समस्या के बारे में पता ही होगा। यदि तुम मेरे संप्रदाय में शामिल होते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथ में मौजूद यह दीर्घायु जड़ी बूटी दूंगा। इसके साथ तुम 5 और साल जीवित रह सकते हो। मैं उन 5 वर्षों के दौरान निश्चित रूप से तुम्हारी आयु बढ़ाने वाले और भी अधिक खजाने खोजने में सक्षम होऊंगा। दीर्घायु जड़ी बूटी। पास खड़े विनय के मुंह से यशोधर के हाथ में जड़ी बूटी देखकर अनायास ही चीख निकल गई। यशोधर, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी उम्र के 10 साल से भी कम बचे हैं? यदि तुम अगले 10 वर्षों में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके तो तुम निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे और इस जड़ी बूटी के साथ तुम्हारे सफल होने की बेहतर संभावना होती। क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? क्या यह इसके लायक है? यशोधर के बगल में खड़े एक अन्य बुजुर्ग ने भी धीमी आवाज में कहा। आरव ने थोड़े आश्चर्य के साथ उस बुजुर्ग यशोधर की ओर देखा। यह बूढ़ा पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार है। दुर्भाग्य से आरव का अब किसी संप्रदाय में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। यशोधर ने कड़वाहट भरे भाव से अपना सिर हिलाया। उसने कहा, आप दोनों मेरे शांतिपथ संप्रदाय की वर्तमान स्थिति से भलीभांति परिचित हैं। भले ही यह अभी भी एक 7th रैंक संप्रदाय है, लेकिन इसमें अब कोई सक्षम प्रतिभा नहीं बची है और इसे नए रक्त और कर्मफल के भाग्य की तत्काल आवश्यकता है।
अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। यदि मेरा संप्रदाय पतन की ओर जाता है तो क्या मैं यशोधर अपने संप्रदाय के पूर्वजों के लिए एक निराशा नहीं बनूंगा? हुम्फ। इस बीच धर्मेश, जो अब तक चुप था, अचानक ठंडे स्वर में फुफकारा और फिर उसने कहा, यशोधर, तुम्हारा संप्रदाय बहुत पहले ही गिर जाना चाहिए था। यदि तुम और तुम्हारे वरिष्ठ भाई नहीं होते तो 7th रैंक तो दूर, तुम्हारा संप्रदाय केंद्रीय क्षेत्र में पैर जमाने में भी असमर्थ होता। बेशक उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सभी को जो बताना चाहता हूं वह यह है कि मेरा निर्मधारा संप्रदाय इस बच्चे आरव को ले जा रहा है। आरव यह सुनकर दंग रह गया। मुझे ले जा रहे हो? क्या मैंने उस घिनौने निर्मधारा संप्रदाय में शामिल होने के लिए कभी सहमति दी थी? धर्मेश ने आरव पर एक नजर तक नहीं डाली। उसने केवल यशोधर और अन्य लोगों की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मेरा संप्रदाय केवल इस बच्चे को चाहता है। आप सभी अन्य मानवीय योद्धाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। रुको। ठीक इसी समय आरव ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और धर्मेश की ओर देखते हुए कहा, वरिष्ठ, मुझे लगता है कि मैंने आपके संप्रदाय में शामिल होने के लिए कभी सहमति नहीं दी, है ना? एक प्रतिष्ठित 9th रैंक संप्रदाय के रूप में क्या आपके संप्रदाय का इरादा मुझे जबरदस्ती भर्ती करने का है? यशोधर और अन्य लोग स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने अजीब भावों के साथ धर्मेश की ओर देखा। तो यह केवल उस बूढ़े की अपनी इच्छा थी। आरव की बात सुनकर धर्मेश का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने आरव को घूरते हुए कहा, बच्चे, क्या मेरे संप्रदाय में शामिल होना तुम्हारे लिए अपमान की बात होगी? या शायद तुम मेरे संप्रदाय से नाखुश हो, मुझे धमका रहे हो? आरव मन ही मन ठंडे स्वर में हंसा और उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत उत्तर दिया, वरिष्ठ, आप राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ हैं, जबकि मैं केवल आत्मिक स्तर का योद्धा हूँ। मैं आपसे या आपके संप्रदाय से नाखुश कैसे हो सकता हूँ? लेकिन किसी संप्रदाय में शामिल होना अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं यह निर्णय अकेले नहीं ले सकता। मुझे वापस जाना होगा और अपने गुरु की अनुमति लेनी होगी। इस समय आरव क्रोधित था। यदि धर्मेश राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ नहीं होता तो आरव ने बहुत पहले ही अपनी तलवार निकालकर हमला कर दिया होता। ये चल क्या रहा है? क्या मैं कोई वस्तु हूं जिसे वह अपनी मर्जी से उठा सकता है? अपने गुरु से अनुमति? धर्मेश ठंडी हंसी हंसा और बोला, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे गुरु को पता चलेगा कि मेरे संप्रदाय ने तुम्हें पसंद किया है तो वह निश्चित रूप से सहमत हो जाएंगे। बस चुपचाप मेरे संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन जाओ। वैसे मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, खुद पर मुसीबत मत बुलाओ। यह एक सीधा खतरा था। आरव ने धीरे से अपनी तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत की और उसकी आंखों की गहराई में संधार की एक चमक कौंधी। 9th रैंक संप्रदाय में शामिल होना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? क्या तुम्हें सिर्फ कर्मफल नहीं चाहिए? एक बार जब तुम्हें वह मिल जाएगा और मैं पूरी तरह बेकार हो जाऊंगा, तब मैं शायद तुरंत इस दुनिया से गायब कर दिया जाऊंगा, है ना? लेकिन आरव कर भी क्या सकता था? इस समय उसके सामने केवल दो ही रास्ते बचे थे, या तो मौत तक लड़ना और सबको कर्मफल प्राप्त करने से रोकना, या अपनी सुरक्षा के लिए समझौता करना, धर्मेश के सामने झुकना और अपनी मेहनत का फल उसे सौंपकर खुद को मारने की अनुमति देना। बेशक वह केवल पहला रास्ता ही चुन सकता था। इस क्षण आरव ने कमजोर होने की लाचारी को गहराई से महसूस किया। ताकतवर के सामने कमजोर को केवल कुचला ही जा सकता था। यहाँ तर्क काम नहीं आता था और न ही सही या गलत का कोई मतलब था। यहाँ केवल शक्ति का बोलबाला था। शक्ति, शक्ति, प्रचंड शक्ति। आरव ने एक गहरी सांस ली और वह बस हताशा में लड़ने ही वाला था कि तभी बीरा, जो अब तक चुप थी, धीरे से आरव के पास आई।
उसने अपने दाहिने हाथ से उसके कंधे को हल्के से थपथपाया, जिससे आरव के शरीर के भीतर उमड़ रही हिंसक ऊर्जा शांत हो गई। आरव का मन फिर से स्पष्ट हो गया और वह मन ही मन चौंक गया। इसकी शक्ति वास्तव में इतनी भयानक है? बीरा ने आरव को देखकर मुस्कुराया और फिर वह धर्मेश की ओर मुड़ी और बोली, मुझे खेद है, लेकिन आरव मेरे आन वंश का एक मानद बुजुर्ग है, इसलिए मुझे डर है कि वह आपके संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकता। आन वंश? धर्मेश की पलकें यह नाम सुनते ही झपकने लगीं। यहाँ तक कि निर्मधारा संप्रदाय भी प्राचीन नगर के 2 आन वंशों से डरता था। बेशक यह आतंक नहीं बल्कि केवल डर था। लेकिन अब जबकि वह यहाँ अकेला था, तो उसे केवल साधारण डर नहीं महसूस करना चाहिए था। आखिरकार यह आन वंश का इलाका था। हालांकि वह अपना प्रभाव कम नहीं होने देना चाहता था और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा मानना है कि आप प्रसिद्ध मैडम आन हैं। यह मैडम आन का इलाका है, इसलिए आप जो कहती हैं वही होता है। हालांकि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैडम आन वास्तव में एक मरने वाले व्यक्ति के लिए मेरे संप्रदाय से दुश्मनी मोल लेना चाहती हैं? निर्मधारा संप्रदाय से दुश्मनी? बीरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। अगर ये शब्द किंगवेंद्र ने कहे होते तो यह ज्यादा प्रभावशाली लगता। तुम धर्मेश खुद को क्या समझते हो? क्या तुम निर्मधारा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हो? मैं 3 तक गिनूंगी। अगर मेरे गिनने तक तुम यहीं रहे तो तुम यहां हमेशा के लिए रह सकते हो। मैं देखना चाहूंगी कि क्या निर्मधारा संप्रदाय तुम्हारे लिए मेरे आन वंश के खिलाफ जाएगा। बीरा की बात सुनकर धर्मेश का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।